नमस्कार मित्रों, अनकट विद आशुतोष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे के साथ खत्म हो गया। हंगामे के साथ क्या खत्म हुआ, पूरे सत्र में ही हंगामा चलता रहा और जो 120 घंटे बहस के लिए समय दिया गया था उसमें से केवल 37 घंटे काम में आया। लोकसभा, आपको जानकारी होगी कि लोकसभा में 1 घंटे की कार्यवाही पर करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है और राज्यसभा में 1.1 करोड़ रुपया खर्च होता है। खैर, मसला वो तो है ही, लेकिन जो इतना बड़ा काम होना चाहिए था, हमारे 700 750 एमपी 800 एमपी वहां पर खड़े होते हैं, सरकार को सवाल पूछने होते हैं, सरकार से सवाल पूछने होते हैं, प्रश्नकाल में चर्चा होनी होती है, लेकिन वो सब नहीं हुई। लगातार हंगामा होता रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर तो बहस हो गई, लेकिन एसआईआर पर बहस नहीं हुई और बहुत सारे मुद्दों पर बहस नहीं हुई। 12 जो बिल थे वो मोटे तौर पर बिना बहस के पास कर दिए गए। राहुल गांधी बिहार में जो है वोट चोरी को लेकर पूरी यात्रा कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल कैंपेन चलाए हुए हैं तेजस्वी जी के साथ। उस दौरान आखिरी समय पर सरकार एक महत्वपूर्ण बिल लेकर आई। बिल था पॉलिटिकल मॉरलिटी को लेकर। सरकार का कहना था कि पॉलिटिकल मॉरलिटी का मतलब है मसला है राजनीतिक नैतिकता का मसला है, कि जो लोग हमारे प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो अगर कोई मामले में फंसते हैं और 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें फिर पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं किया जा सकता कि आप जेल में भी रहें और सरकार भी चलाएं। ऐसा हुआ पिछले दिनों। अरविंद केजरीवाल साहब का जिक्र बहुत सारे लोग करते हैं, मनीष जी का करते हैं, सत्येंद्र जी का करते हैं, सेंथिल बालाजी का करते हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का कहना था कि भाई ये विपक्षी जो नेता है, विपक्षी सरकारें, उनको गिराने की साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। क्या विपक्ष मजबूत हो रहा है, इससे सरकार डर रही है, या सरकार जो नैतिकता की बात करना चाहती है? अमित शाह साहब ने एक बात कही कि एक बड़ा फर्क है एनडीए गवर्नमेंट में और कांग्रेस के नेताओं में कि इंदिरा जी प्रधानमंत्री को कानून से ऊपर रखने के लिए संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी और हमने प्रधानमंत्री को कानून के दायरे में लाने के लिए बिल लाए। तो मसला क्या है? अभी तो ये जेपीसी को भेज दिया गया है, आगे होगा जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तब ये बात होगी, लेकिन चर्चा इस पर होनी है। ये गंभीर मसला है। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आशुतोष आशुतोष जी। सत्य हिंदी के फाउंडर एडिटर तो हैं, राजनेता भी रहे हैं और एक जाबाज पत्रकार के तौर पर मैं उन्हें कहता हूँ खरी खरी बात करने वाला। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। राजनीतिक मॉरलिटी को लेकर बहुत लड़ाई लड़ी है आपने भी, पॉलिटिकल मॉरलिटी को लेकर, और अमित शाह जी पॉलिटिकल मॉरलिटी को लेकर बिल लेकर आए, उनका कहना ये है। तो फिर क्यों हंगामा हो रहा है? देखिए विजय जी, मैं पॉलिटिकल मोरालिटी को कोई बहुत भाव नहीं देता, मैं कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। राजनीति में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, राजनीति में कोई नैतिकता नहीं। तो राजनीति में सिर्फ पावर का खेल होता है, पावर गेम होता है। जिसके पास सत्ता है उसके लिए सारी नैतिकता है, जिसके पास सत्ता नहीं उसके पास किसी तरीके कोई नैतिकता नहीं। और राजनीति के बारे में लोकतंत्र में लोकलाज जरूरी है, गांधी कहा हाँ, करते थे। इसीलिए बिल्कुल लोकतंत्र में लोकलाज जरूरी है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि अगर संविधान क्यों आया, संविधान इसीलिए आया ताकि फ्री फॉर ऑल ना हो जाए। जो समाज के जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके साथ भी न्याय हो, उनको भी इंसाफ की उम्मीद रहे, इसलिए संविधान लाया गया। और साथ ही साथ संविधान इसलिए भी लाया गया ताकि इस देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग अपने आप को तानाशाह न समझने लगे, या अपने आप को राजा या सम्राट न समझने लगे। उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनके ऊपर भी अंकुश है। वो जो हमारे पुराने हमारी जो परंपरा है, हिंदू परंपरा या भारतीय परंपरा, जिसमें दंड का प्रावधान है कि जब राजा उसका जब राज्य तिलक होता है तो वो अग्नि के गिर्द वो घेरे लेता है, और तब ब्राह्मण उनकी पीठ पर एक दंड मारता है कि राजा के ऊपर दंड है, दंड है, दंड है, दंड। वो हमेशा इसको याद दिलाता रहता है कि आप सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च तो दंड है, और आपके ऊपर भी एक सत्ता है जो आपको मॉनिटर कर रही है। मुझे लगता है कि ये जो जिस बिल की आपने चर्चा की है, उस बिल में राजनीतिक नैतिकता तो खैर बिल्कुल नहीं है। वो एक तरीके से मुझे लगता है कि राजनीति के खौफ को दोबारा स्थापित करने की कोशिश है, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री का नाम लाया गया है, और ये प्रधानमंत्री का नाम सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए लाया गया है। क्योंकि कानून का पालन कौन करवाएगा? क्या प्रधानमंत्री के ऊपर कानून का पालन करवाने वाली कोई सत्ता है? उनके ऊपर तो सिर्फ उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का क्या हश्र आप अच्छी तरीके जानते हैं। और हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रपति है वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे चलते हैं।
वो अपने बल पे नहीं कोई फैसला कर सकते। इसका मतलब ये कानून का पालन प्रधानमंत्री के अलावा दूसरा कोई नहीं करवा सकता। मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी प्रधानमंत्री है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का नाम उसमें डाला गया है सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए डाला गया है, अपने तर्क को मजबूत करने के लिए डाला गया है। लेकिन हकीकत क्या है कि जो खौफ, जो डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का पिछले 10-11 सालों में था, वो खौफ खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उसके लिए राहुल गांधी काफी हद तक जिम्मेदार है। उस खौफ को दोबारा रीइंपोज करने के लिए इस बिल को लाया गया है। अन्यथा भारत के इतिहास में, इतने लंबे चौड़े इतिहास में, जहां कम से कम सैकड़ों से ज्यादा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनमें से कईयों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी हो, कई जेल भी गए, लेकिन सिवाय अरविंद केजरीवाल के किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं जेल से सरकार चलाऊं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी थी, उसका पालन जयललिता ने भी किया था, उसका पालन लालू प्रसाद यादव ने भी किया था, उसका पालन हेमंत सोरेन ने भी किया था। और जयललिता, लालू प्रसाद यादव तो बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर्स थे, मतलब जो जितने पावरफुल थे, जितना उनका जनाधार था, उसकी तुलना तो ना अरविंद केजरीवाल से हो सकती, ना हेमंत सोरेन से हो सकती। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी फिनिक में, अपनी एक सिनिसिज्म में, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया और इसका उनको नुकसान भी हुआ। मैं बात बार बार कहता रहा, मैं तो ये भी मैंने तो यहां तक कहा कि जो नेता ये कहे कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, उसकी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल रही। लेकिन मोदी सरकार ने उनको बर्खास्त नहीं किया। तो ये जो बिल है, ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है, उसका जो खौफ है, उसको रीइंपोज करने के लिए किया गया। इसमें एक चीज और बता दी, जो मैं तो चूंकि कानून का जानकार नहीं हूं, इसलिए मुझे कानून के एक जानकार ने मुझे कहा कि इसमें जो मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जो फैसला करना है, उनको अपदस्थ, उनको हटाने का, सैक करने का, उसमें एक लाइन जोड़ी गई जिसको कहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर विल एडवाइज द प्रेसिडेंट, जो दरअसल उस संविधान का, कि उस धारा का, उस अनुच्छेद का उल्लंघन है, जिसमें वो कहते हैं द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब है इस कानून के माध्यम से संविधान की उस धारा का भी उल्लंघन हो रहा है और प्रधानमंत्री अपने आप को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी ऊंचा समझ रहे हैं और उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, वो खुद कॉम्पिटेंट है राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस देने के लिए। ये जो लाइन है, ये और तकलीफ पैदा करती है, ये और ज्यादा शक और संदेह पैदा करता है। नहीं, अब इसके कानून की बारीकियों पर तो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब तो वो जेपीसी पर चला गया है, तो जो भी लोग हैं वहां पर भी कानूनविद लोग हैं, संविधान को जानने वाले लोग हैं, वो चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर आज हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि ऑप्टिक्स है प्रधानमंत्री को शामिल करना। सर, जब कानून के दायरे में आ गया, आज ऑप्टिक्स लग रहा है आपको, लेकिन जो चीज कानून के दायरे में आ गई, जो संवैधानिक संशोधन हो गया, संविधान के दायरे में आ गया, तो इंदिरा गांधी जी को भी छोड़ना पड़ा था। आपको याद हो, वो कानून के दायरे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उन्हें छोड़ना पड़ा, हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो उस पर छोड़ना पड़ा, नरसिम्हा राव साहब को वहां पर हाजिर होना पड़ा। तो जब कानून के दायरे में आ गया तो ऑप्टिक्स क्या करेगी इसमें? और फिर अमित शाह जी ने जो बात कही, वो भी एक सच बात है कि इंदिरा जी 39th अमेंडमेंट लेकर आई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने प्राइम मिनिस्टर को अबव द लॉ कर दिया गया कि उन पर कोई जांच नहीं होगी। और आज आप प्राइम मिनिस्टर को एम्बिट में ले आए, ऑप्टिक्स भी कहे, तो भी एक बड़ा कंट्रास्ट है। और मैं ऑप्टिक्स इसलिए नहीं मानता, ऑप्टिक्स आज लगता होगा, लेकिन जब कानून बन जाए तो फिर उससे आप बच तो नहीं सकते ना। किसी मुख्यमंत्रियों को भी लगता था ताकतवर है, वो सब लोग जेल गए, मंत्री भी बहुत सारे लोग। देखिए विजय जी, जो राज्य व्यवस्था है, जो 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 शासन व्यवस्था है, ये 19वीं शताब्दी आते आते, बल्कि मैं कहूँ 20वीं शताब्दी आते आते, इसने ये समझ लिया कि अगर उनको अपनी लेजिटिमेसी को बनाए रखना है, क्योंकि पुरानी जो राजशाही थी, उसमें लेजिटिमेसी बहुत जरूरी है, सत्ता के लिए लेजिटिमेसी बहुत जरूरी है। वो सम्राट राजाओं को जो लेजिटिमेसी थी, वो इसलिए थी क्योंकि उनको माना जाता था दे आर द वॉकिंग गॉड ऑन अर्थ, दे आर द पार्ट ऑफ द डिवाइन। तो उनको एक धर्म की लेजिटिमेसी थी कि भाई ये मामूली इंसान नहीं है, ये इंसान के तौर पर साक्षात ईश्वर हैं और पृथ्वी पर आए हुए हैं, इसलिए लोग उनकी लेजिटिमेसी को चैलेंज नहीं करते थे। वो जो डिवाइन को रिप्लेसमेंट कर दिया गया संविधान से, कानून के दायरों से रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन कानून तो इंसान बनाता है, और जब इंसान बनाता है तो इंसान ऐसे कानून भी बनाता है जो उसको ही प्रोटेक्ट करे, उसको ही। और राजा, जो अब आधुनिक में जो शासनाध्यक्ष है, वो अब ऐसे कानून बनाने लगे हैं जो दरअसल उनकी सुरक्षा के लिए है और जनता के खिलाफ है। इसका उदाहरण आपको इतिहास में सैकड़ों मिल जाएगा, चाहे वो कम्युनिस्ट के स्टालिन हो, कम्युनिस्ट शासन वाले स्टालिन हो, हिटलर हो, मुसोलिनी हो,
या फिर जो कम्युनिस्ट शासन पूरी दुनिया में जहां कहीं भी गया, उसने संविधान कानून का मखौल उड़ाया, लेकिन उसी का सहारा लेकर उसने लोगों के ऊपर अत्याचार किया और बड़े पैमाने पर लोगों की जानें ली। तो इसलिए मैं इसको नहीं मानता कि कानून की कोई मोरालिटी होती है। अब जो बात आपने इंदिरा गांधी के संदर्भ में बात कही है, उसमें एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि भारत का संविधान एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व कर रहा है। तो 1970 के दशक के में इंदिरा गांधी ने जिस संविधान का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता को और मजबूत किया, अकूत सत्ता हासिल कर ली, उनको भी 1977 में इस बात का अंदाजा हो गया कि सत्ता हासिल करने से आप जनता का विश्वास नहीं हासिल कर सकते, आपको अंततः जाना पड़ता है। तो इंदिरा गांधी की वो सबसे बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी, और अंत में उसका प्रतिकार, उसका फल उनको भोगना पड़ा। तो हम इंदिरा गांधी का सहारा लेकर आज हम उसको कोई किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब जहां तक प्रश्न इस बात को लेकर, ये जो नरेंद्र मोदी जी का पूरा काल है पिछले 10-11 साल का, उसमें इस तरीके के ट्रेंड है, पैटर्न है, जहां आपने कानून का सहारा लेकर, एजेंसीज का सहारा लेकर आपने विपक्षी नेताओं के ऊपर जबरदस्त तरीके से अत्याचार किया है। और यही कारण है कि पिछले अगर आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ले लें, तो मैं खाली पिछले 2-3 महीनों के अगर मैं उदाहरण आपको दे दूं, जहां उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 22 अगस्त को यहां तक कह दिया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी सारी हदें पार कर रहा है। यहां तक कह दिया 7 अगस्त को कि आप एक ठग की तरीके से बिहेव कर रहे हैं। 5 अगस्त को उसने ये कहा कि आप लोग जो हैं वो एक पैटर्न है जिसमें आप बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी आरोप के आप लोगों को गिरफ्तार या अरेस्ट कर लेते हैं। तो जब ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तब लोगों को शक होना हो जाता है कि दरअसल ये जो कानून बनाया जा रहा है, ये देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए है या अपनी रक्षा की। मेरा मानना है कि ये पूरा कानून अपनी रक्षा के लिए बनाया गया है, और इसलिए उनका तर्क मुझे गले नहीं भरता है। नहीं, लेकिन यदि हम ये माने, इसको आपकी तर्क को मान लें, और यदि इस कानून में प्रधानमंत्री को उस एम्बिट में नहीं रखा जाता, तो आपकी राय क्या होती है? आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी को तो बचा लिया है, बाकी सब लोगों को उसमें शामिल किया गया है। आपका मैं मतलब ऐसे किसी, देखिए विजय जी, आपका बहुत अनुभव है, आपने जिस तरीके से पार्लियामेंट कवर की, उसकी जो नाइसिटीज हैं, जो आप समझते हैं, मैं तो उतना नहीं समझता, क्योंकि मैंने उतना पार्लियामेंट कवर भी नहीं किया, ना मुझे उसकी प्रोसीडिंग की उतनी ज्यादा जानकारी, जितना आप उसके एक्सपर्ट हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर लोकतंत्र जीवित है तो संवैधानिक परंपराओं, मर्यादाओं से ज्यादा चलता है, कानून से कम चलता है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या पैदा हो गई, अब हम हर चीज में कानून का सहारा ले रहे हैं, और जो संवैधानिक परंपराएं, मर्यादाएं थी, जो शालीनता थी, उसको हमने किनारे छोड़ दिया, और हर चीज को जस्टिफाई करते कानून के माध्यम से। और ये अपने आप में एक अद्भुत स्थिति पैदा हो गई है कि आप देश के प्रधानमंत्री को, लीडर ऑफ अपोजिशन को एक साथ चाय पीते हुए आपने कब देखा? मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, कब आपने आखिरी बार चाय पी देखा? कब आपने एक दूसरे से तो विपक्ष के नेता स्पीकर बुलाते हैं तब चाय पर नहीं जाते हैं? वही मैं कह रहा हूं। तो दोनों तरफ से स्थितियां वैसी हैं कि ना लीडर ऑफ अपोजिशन को प्रधानमंत्री पसंद आते हैं, ना प्रधानमंत्री को लीडर ऑफ अपोजिशन पसंद आते हैं, इसलिए दोनों बैठ के चाय भी नहीं पीते। अब सोचिए, जिनके ऊपर भारतीय लोकतंत्र के रथ को चलाने की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर भारतीय लोकतंत्र के रथ को चलाने की जिम्मेदारी है, वो नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री एक दूसरे से बात ही नहीं करते, तो रथ तो अलग अलग दिशा में ही जाएगा। वो घोड़े अलग अलग दिशा में जाने की कोशिश करेंगे, और जब जाएंगे तो रथ का ही नुकसान होगा। तो ये जो स्थिति पैदा हो गई है, जब इतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है, इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया है, तो फिर संवैधानिक परंपराएं, मर्यादाएं, शालीनताएं खत्म हो जाती है, और तब कानून का इस्तेमाल किया जाता है। और कानून का इस्तेमाल सिर्फ डर के लिए होता है। देखिए, जो मैं तो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं, स्टेट इज अ कोएर्सिव मेजर। उसका स्वभाव ही दमनकारी होता है। सत्ता हमेशा दमनकारी होती है, कानून हमेशा दमनकारी होता है। अगर समाज में सब कुछ सौहार्द से चले, विश्वास से चले, शालीनता से चले, विनयशीलता से चले, तो आपको कानून की जरूरत ही नहीं है। कानून इसलिए है क्योंकि चीजें जो है वो सभ्यता से नहीं चल रही, इसलिए मुझे कानून से डर लगता है। और मैंने कहा कि सिर्फ एक उदाहरण को, अरविंद केजरीवाल के उदाहरण को बना के एक सार्वभौम नियम नहीं बनाया जा सकता कि सारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो गिरफ्तारी के बाद भी अपने पद को नहीं छोड़ते। मुख्यमंत्री अपनी गिरफ्तारी के समय पद को छोड़ देते हैं, ये नियम है। अपवाद ये कि अरविंद केजरीवाल अकेले थे जो जेल में जाकर सरकार चला रहा। तो सिर्फ एक अपवाद के बल पे आप कानून नहीं बना सकते, और न बनाना चाहिए। ये लोकतंत्र की मर्यादा है, और यही संवैधानिक मोरालिटी है। सर, इसको यदि दूसरे तरीके से देखें
क्योंकि हम जब इस पर चर्चा कर रहे हैं आज, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब पूरे जीवन भर अगले 100 साल 50 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, ऐसा हम सोचकर चल रहे हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए पूरा वो बना दिया है। ऐसा तो होता नहीं, जनता तो किसी प्रधानमंत्री से, किसी मुख्यमंत्री से, किसी लीडर से डरती नहीं, वो अपने हिसाब से करती। इस दौरान भी काफी हुआ है, 303 से 240 पर आ गई भारतीय जनता पार्टी, और बहुत सारे राज्यों में विपक्ष की सरकार है। तो ये सत्ता बदल गई मान लीजिए, तो फिर उन लोगों पर भी तो ये कानून काम आएगा ना। बिल्कुल, लेकिन इस आधार पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। देखिए, सत्ता, मैंने कहा सत्ता का दमनकारी स्वरूप होता है। जब चिदंबरम पीएमएलए कानून लेकर आ रहे थे, तब क्या उन्हें इस बात का अंदाजा था कि एक दिन कोड़े उनकी पीठ पर ही पड़ेंगे और चार दीवारी तोड़कर वही सीबीआई के लोग उनको गिरफ्तार करने के लिए जाएंगे? आप सोचिए, एक पूर्व गृह मंत्री को, पावरफुल गृह मंत्री को, इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर उनके घर की चार दीवारी तोड़कर उनको छलांग कर उनको गिरफ्तार करते हैं, उसी कानून का सहारा लेके। तो इसलिए मेरा मानना है कि चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो या चाहे भविष्य में कोई भी सरकार हो, सिर्फ इसलिए जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आज जो कानून बनेगा कल उसी का इस्तेमाल विपक्ष करेगा। कानून अगर गलत है तो गलत है, वो आज भी गलत था। सेडिशन का कानून मेरी नजर में ब्रिटिशर्स के जमाने, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूं कि जो सेडिशन का कानून है वो लोकतंत्र में होना ही नहीं चाहिए। देशद्रोह क्यों? आपके पास इतने कानून है कि आप उसका पालन ही दरअसल नहीं करना चाहते। इसी देश के अंदर आपने देखा कि पहले मीसा आया था इमरजेंसी के जमाने में, उसका क्या हश्र हुआ। फिर टाडा आया, फिर और तमाम बहुत यूएपीए कानून आ गया, फिर गैंगस्टर लॉज आ गए, सारे लॉज आ गए। क्या आतंकवाद कम हुआ? क्या देश के अंदर गुंडाइज्म कम हुआ? क्या माफियागिरी कम हुई? नहीं कम हुई, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर कानून को लागू करने की जिम्मेदारी है वो उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यहाँ लोकतंत्र तो जीवित है, कानून भी बहुत है, संविधान भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। आज कोई गरीब आदमी किसी थाने में चला जाए और वो कंप्लेन करना चाहे तो मारे डर के वो कंप्लेन करने नहीं जाता, क्योंकि लगता है कि उसी को फंसा देंगे। तो जो कानून है उसके दायरे में अगर काम करे तो मुझे नहीं लगता किसी नए कानून की जरूरत है। बिल्कुल कोई नए कानून की जरूरत है, और मैं उस सरकार को इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट मानता हूं जो नए नए कानून लेकर आती है। इसका मतलब यह कि वो पुराने कानून को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रही है और उसको नया कानून एक बहाने के तौर पर चाहिए। फिर आपने कहा कि खौफ है, एक डर है, डर पैदा करना चाहते हैं। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, वो तो अभय मुद्रा में है, वो तो कहते हैं डरो मत। तो फिर किसका खौफ है? देखिए, खौफ तो सत्ता तो खौफ से ही चलती है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। इलाके में जिसे इकबाल कहा जाता है, हाँ, इलाके में अगर दबंग दरोगा आ जाए तो चोरी वोरी कम हो जाती है, ऐसा नहीं खत्म हो जाती, कम हो जाती। तो नरेंद्र मोदी जी का डर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब ये तो अगर एक अंधा भी कहेगा, इस देश के अंदर दो ही प्रधानमंत्रियों का डर हमने देखा है, महसूस किया है। वो इंदिरा गांधी और दूसरे हैं नरेंद्र मोदी, और दोनों सत्ता के अप्रतिम पुजारी हैं। जितनी सत्ता उनको ले सकते हैं उतनी सत्ता को वो अपने घर में इकट्ठा करना चाहते हैं। ये इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी कमजोरी थी, और एग्जैक्टली उन्हीं की कार्बन कॉपी नरेंद्र मोदी जी हैं। फर्क सिर्फ हिंदुत्व का है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। इसलिए इंदिरा गांधी ने भी देश के कानून का बंटाधार कर दिया, उसको चौपट कर दिया, और कुछ उसी दिशा में नरेंद्र मोदी जी भी थोड़ा इंदिरा गांधी के सबक से सीखते हुए उसी दिशा में बढ़ते हुए दिखाई पड़ते। अब आपने अभय मुद्रा की बात की, मैं इधर पिछले दिनों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, क्योंकि मैं नेहरू को एक बार फिर से डिस्कवर करना चाहता हूँ। पढ़ते पेज नंबर 393 पे जब मैं पहुंचा, लोग तो बहुत जबरदस्त। एक चीज मैं थोड़ा सा लाइटर वेन में कह दूं कि आजकल जब वो बीजेपी के लोग नेहरू का नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। आप नेहरू को रीडिस्कवर कर रहे हैं, बीजेपी तो रीडिस्कवर कर रही है नेहरू। नहीं, बिल्कुल रीडिस्कवर कर, मुझे, मैं तो अपने लेवल पे डिस्कवर कर रहा हूं। पेज नंबर 393 पे लिखते हैं नेहरू, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर एन इंडिविजुअल और अ नेशन, सो वी हैड बीन टोल्ड इन आवर एंशिएंट बुक्स, वाज अभय। मतलब उनका कहना है कि जो एक राष्ट्र और व्यक्ति के तौर पर हमारी जो पुरानी किताबें, जो पुरातन किताबें हैं, उनका जो सबसे बड़ी जो गिफ्ट है, जो उपहार है, वो है अभय, यानी फियरलेसनेस। नॉट मेयरली बॉडीली करेज बट द एब्सेंस ऑफ फियर फ्रॉम द माइंड।
सिर्फ शारीरिक डर से नहीं बल्कि दिमाग से, मस्तिष्क से डर का खत्म हो जाना। जनक एंड याज्ञवल्क्य had said at the dawn of our history that it was the function of the leaders of a people to make them fearless। कि जो जनक और याज्ञवल्क्य जैसे जो हमारे ऋषि थे, उन्होंने कहा कि लोगों के बीच में जो नेता है उनका काम है लोगों को अभय पैदा करना, उनको फियरलेस बनाना, निडर बनाना, निर्भीक बनाना। और फिर आगे चल के वो कहते हैं कि ये काम महात्मा गांधी ने जो किया कि साइकोलॉजिकली जब हिंदुस्तान ब्रिटिशर्स के सामने डरा हुआ था, क्योंकि उसके पास पुलिस थी, उसके पास सेना थी, उसके पास कानून था, उसके पास फांसी का फंदा था, उसके पास अकूत समृद्धि थी। उस वक्त चाहे शीर्ष का नेता हो चाहे जमीन का नेता हो, सब ब्रिटिशर से डरते थे। इसीलिए जो हमारा जो आजादी की लड़ाई जो थी वो कुछ लोगों तक सीमित थी, जन आंदोलन नहीं था। तो नेहरू आगे कहते हैं, वो कहते हैं गांधी जी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने भारतवासियों के मन से ब्रिटिशर्स का डर खत्म कर दिया। मनोवैज्ञानिक का जो इम्पैक्ट था, फिर उसने भारत के लिए आजादी का रास्ता खोल दिया। अब ये जो है, आज अगर मैं इस बात को कहूंगा तो बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि 3 साल पहले भी जब मैं राहुल गांधी के बारे में बात करता तब भी लोग मेरा मजाक उड़ाते। तो देश के बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे लेखन का मजाक उड़ाया। वो कहते थे यार तुम क्या यार इस आदमी का। मैंने कहा मैं किसी व्यक्ति पूजा में यकीन ही नहीं करता। आप मेरे घर में आएंगे तो यहाँ पे किसी व्यक्ति की कोई फोटो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं नेहरू को मानता हूं, मैं गांधी को मानता हूं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत की राजनीति में, कि नरेंद्र मोदी का जो खौफ था उसको खत्म कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जब उनको डराने के लिए नेशनल हेराल्ड का केस उनके ऊपर थोपा गया, उन्होंने कहा 50 घंटे नहीं अब 60 घंटे मुझे आप इंटरोगेट करें, मुझे कोई डर नहीं। और उन्होंने किए और मुस्कुराते हुए गए, मुस्कुराते हुए, डर का शिकन नहीं था। जब उनके ऊपर केस हुआ, 2 साल की उनको सजा मिली और उसके बाद जेल जाने की नौबत आ रही थी, तब भी उन्होंने कहा ठीक है आप मुझे जेल भेज दो। उनका बंगला उनसे छीन लिया गया, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमले में किसी तरीके का कोई संकोच नहीं किया, लगातार अनवरत हमले करते रहे। और पिछले दिनों आपको याद होगा, उन दिनों वो कहते थे डरो मत, वो बार बार कहते थे डरो मत। और पिछले दिनों उन्होंने एक अपने कानून के संदर्भ में अपने साथियों से बातचीत कर रहे थे एक स्टेडियम में, जहां उन्होंने कहा मैं नरेंद्र मोदी से 3-4 बार मिला हूं, कोई नरेंद्र मोदी इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो कुछ नहीं है। अब जब आप ये बात कहते हैं तो दरअसल अपने कार्यकर्ताओं के मन से जो सरकार का खौफ है उसको आप खत्म करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और अब मैं देखता हूं कि जिस तरीके की भाषा को वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं, जिस तरीके से सरकार पर हमले करते हैं, उसने विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को और पार्टी के अंदर के बहुत सारे नेताओं के मन में यह हौसला दे दिया है कि दरअसल नरेंद्र मोदी से डरने की जरूरत नहीं है। और इसका बहुत एक उदाहरण है, जब संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन में जब विपक्ष की तरफ से नारे लगे वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ और तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार गो बैक। वोट चोर गद्दी छोड़ नरेंद्र मोदी के लिए था और तड़ी पार गो बैक ये अमित शाह के लिए था। देखिए, कुछ लोग कह सकते हैं कि इस तरीके के नारे का कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र जीवित ही दरअसल ऐसे नारों से ऐसे होता है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा इंदिरा गांधी के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था जब 1970 के जमाने में होता, मतलब आज तो मैं उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, इतने खराब, इतने शब्द थे। तो मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह बड़े मैच्योर लोग हैं, उनको ऐसे नारों से ना तो डरने की जरूरत है, ना ही उस पर कोई आपत्ति दर्ज कराने की जरूरत है, ना उस पर पीड़ित होने की जरूरत है। उसको हंस के टालने की जरूरत है, सोचना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति आई कि लोग इस तरीके के नारे कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने न केवल अपनी पार्टी को बल्कि विपक्षियों के मन में भी जो सरकार को लेकर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर, सीबीआई को लेकर, पुलिस को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर जो डर था, जो खौफ था, उसको काफी हद तक कम कर दिया है। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब गांधी जी ने ये खौफ कम किया ब्रिटिशर्स का, तब लाखों की संख्या में लोग निकले जो अंग्रेजों की डंडों से डरते नहीं थे। और आपको डांडी मार्च का वो अद्भुत दृश्य याद होगा कि जब भीड़ में जो लोग खड़े हुए हैं, अंग्रेज आके लाठी मार रहा है, लोगों के सर फूट रहे हैं, लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं, और उसी के साथ साथ एक दूसरी कतार खड़ी हो जाती, फिर उसी तरीके से लाठी चलता है।
जो सांकेतिक जो संदेश था कि आप हमें डरा नहीं सकते, मुझे लगता है मैं राहुल गांधी की ना तो नेहरू से तुलना कर रहा हूं, ना राहुल गांधी के महात्मा गांधी से तुलना कर रहा हूं, लेकिन ये जो फियरलेसनेस की वापसी भारत की राजनीति में हुई है, मुझे लगता है कि ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये सरकार के लिए चुनौती भी पैदा कर रहा है और सरकार के लिए संकट भी पैदा कर रहा है। सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बात आप कह रहे हैं राहुल जी के लिए कि उनको धमकाया गया, मामला बनाया गया। बोले नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ भी हुआ और वो तो 8 घंटे 10 घंटे सीबीआई के सामने पूरी अपनी जो बात करनी थी उनका इंटरोगेशन हुआ, वो कर लिया। उन्होंने तो कोई हंगामा नहीं किया, कोई पॉलिटिकल तमाशा नहीं किया। और अमित शाह जी ने तो कल खुद जिक्र किया कि आप मुझे तड़ी पार कह रहे हैं, मैंने तो इस्तीफा दे दिया था जब मेरे ऊपर झूठा मामला बनाया गया और तब तक मैं नहीं गया पॉलिटिक्स में जब तक मैं क्लीन नहीं हो गया। लेकिन अभी जो बात होती है ये तो एक रेफरेंस के लिए, वो कहते हैं कि ये जो राहुल गांधी का जिसे आप कह रहे हैं फियरलेसनेस, वो अराजकता है, पॉलिटिकल एनार्की है कि जिस तरह से वो कर रहे हैं, संसद को चलने नहीं देते, संसद में जब बहस होनी होती है उस पर बहस नहीं करते, हंगामे में रहते हैं। और आपने चाय का जिक्र किया तो एक पॉलिटिकल कर्टसी भी होती है कि स्पीकर यदि बुलाए तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को होना चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकल एनार्की है, पार्लियामेंट्री एनार्की जिसे कह सकते हैं, बहुत सारे लोग इसे पार्लियामेंट्री एनार्की कहते हैं, इस पर डिबेट हो सकती है कि इसी तरह से चलता है। और एसआईआर को लेकर बहुत सारे लोगों ने चर्चा की कि एसआईआर में राहुल जी बहुत कर रहे हैं, लेकिन जितने मामले उन्होंने रखे उसमें से बहुत सारे लोग झूठे निकल गए, वो जिंदा भी निकल गए। कोई कल परसों आ रहा था कि उसने कहा कि मेरे को तो कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि आप बोल देना कि वोट नहीं है, तो कट गया। ये मतलब मैं इसको कोई एक आध दो घटना हो सकती है ऐसी, ओवरऑल जो चल रहा है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है आपको? देखिए, जो आपने चलते चलते रेफरेंस दिया था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर डर जाते तो आज जहां पे वहां नहीं पहुंचते। ये उनकी जब एजेंसीज को जब एजेंसीज से डराने की कोशिश की गई तो डरे नहीं, उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। अमित शाह ने भी नहीं किया। अगर डर गए होते तो आज यहाँ पे नहीं पहुंचते जहां पे है वो। तो ये राहुल गांधी का ही लॉजिक उनके ऊपर काम करता है। दूसरी बात देखिए, जो चीज महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर हमें लगातार चर्चा करनी चाहिए, जो आपने आपने क्या सवाल पूछा था? एसआईआर को और ये सारे कैंपेन पर भी वो जो चल रहा है, तो जितनी बात वो कर रहे, एक पॉलिटिकल एनार्की की बात हो रही है। पॉलिटिकल एनार्की मेरा मानना है कि मैंने इस बारे में काफी सोचा और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दरअसल राहुल गांधी एक अच्छे शिष्य नहीं है। अगर वो अच्छे शिष्य होते तो जेपी और आरएसएस से जरूर वो एनार्की की भाषा को समझते। आपको याद होगा कि जब 1975 का वक्त चल रहा था तो जेपी ने कहा था, सेना को कहा था और पुलिस को कहा था कि सरकार की जो गैर कानूनी आदेश है एक्सरसाइज उसको नहीं माने। ये अब इससे ज्यादा अराजक सेंटेंस क्या हो सकता है? दरअसल वो कह रहे थे कि सेना से कह रहे थे कि आप मौजूदा सरकार के खिलाफ बगावत कर दीजिए। आप पुलिस से कह रहे थे बगावत कर दीजिए। उसके बाद सड़कों पर जिस तरीके से बगावत दिखाई पड़ी थी, सड़कों पे बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, जबकि जेपी के पास जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग गए थे, उनका देखिए मैं 2 ही शर्त पे आऊंगा। एक शर्त क्या थी कि आई विल बी द डिक्टेटर ऑफ द मूवमेंट, मेरी बात अंतिम में होगी और वो सबसे वो पक्की लकीर होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा था इस आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसक आंदोलन होना चाहिए। लेकिन क्या जेपी का आंदोलन अहिंसक था? वो तो बड़े पैमाने पर उसमें हिंसा हुई थी। गुजरात से लेकर बिहार तक हिंसा हुई थी, बहुत हिंसा हुई थी और एक तरीके से अराजकता का माहौल पैदा हो गया था इस देश के अंदर। क्या आज वो है? क्या परेशानी होती है? आंदोलन एक बार आप शुरू करते हैं तो फिर उसके कुछ समय बाद वो आपके काबू में नहीं रहता है। और ये बात आरएसएस के लोगों को नहीं कहनी चाहिए। देखिए, ये बात आरएसएस के लोगों को, गांधी ने इसलिए मतलब वो करना पड़ा, उनको उपवास भी करना पड़ा, क्योंकि हिंसा जो है, ये बात आरएसएस के लोगों को नहीं कहनी चाहिए, जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ दी दिन दहाड़े, जब केंद्र की सत्ता भी थी और राज्य के अंदर उनकी सरकार, तब भी तोड़ दी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिमिनल ऑफेंस बताया। तो वो जब अराजकता की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अत्याचार कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर। अराजकता क्या कह रहे हैं भाई? संसद के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, यही तो कह रहे हैं ना। आप वेल में आ जाते हैं और जब वेल में आ जाते हैं तो आपने वहां सीआईएसएफ के लोगों को खड़ा कर दिया। और क्या वो एक जो कानून था, देखिए न्यूटन को जाना जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स। तो हमारे देश के अंदर एक कानून है, अरुण जेटलीज लॉ ऑफ डिसरप्शन इन डेमोक्रेसी, जो वो कहते हैं कि डिसरप्शन करना भी एक लोकतांत्रिक वैधानिक अधिकार है।
हाँ, जब सरकारें हमारी बातें नहीं सुनती हैं, तब विपक्ष के पास क्या हथियार होता है? वो डिसरप्शन ही तो कर सकता है। वो और तो कुछ कर नहीं सकता, डिसरप्शन ही कर सकता है, विरोध प्रदर्शन कर सकता है। तो मैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी की बात मैं मानता हूं कि वो चूंकि सत्ता में है, इसलिए वो इस तरीके का तर्क देंगे। लेकिन क्या ये एफिडेविट, जैसे कि ज्ञानेश कुमार जी एफिडेविट राहुल गांधी से मांग रहे हैं, क्या ये एफिडेविट बीजेपी को लिख कर देंगे कि जब वो विपक्ष में जाएंगे तो डिसरप्शन नहीं करेंगे, वेल में नहीं आएंगे, बिल नहीं फाड़ेंगे? आपको याद होगा शरद यादव ने किस तरीके से गीता जी थी जिनके पर कटी कहा था और बिल फाड़ा था। आपको याद है ना अच्छी तरीके से, बिल फाड़ा था जब महिला आरक्षण बिल आया था, वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था। तो अब क्या मैं शरद यादव के बारे में गलत इमेज नहीं बनाता जाता है। आपने ज्ञानेश जी का जिक्र किया, तो बीजेपी का ये आरोप है कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, इलेक्शन कमीशन जैसे, उस पर आरोप लगा के हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर शक पैदा कर रहे हैं। पहले आप ईवीएम को लेकर करते थे, फिर आपने महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर कहा, फिर हरियाणा के चुनावों को लेकर कहा, और अब एसआईआर को लेकर कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इन सब में एक तरह से क्लीन चिट दी है इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन आप अपना काम कर रहा है, और उसका नतीजा है कि लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई, राज्यों में सरकारें उनकी कम हुई हैं, कुछ दूसरी सरकारें आ गई है। तो और एसआईआर पर जो चर्चा हो रही है कि एसआईआर के जो कुछ लोग उनकी तरफ से पेश किए गए, वो वापस अपने को, उन्होंने अपनी सफाई दी या बयान वापस दिए, जो भी कह सकते हैं, लेकिन मसला वो नहीं है इलेक्शन कमीशन को लेकर। और फिर वो कहते हैं ये तो वो पार्टी है जो इलेक्शन कमिश्नर अपनी पर्ची से बनाते थे, आज हमें इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पर समझा। दो चीजें, पहली बात यह कि हमारे संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप देश के प्रधानमंत्री से लेकर चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछ सकते या उनको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। अगर आप वैसे काम करेंगे तो आप डिस्क्रेडिट होंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। चुनाव आयोग को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, ज्ञानेश जी को पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि देश के अंदर एक छवि बनती जा रही है कि जो चुनाव आयोग है वो दरअसल सरकार का जेबी संगठन बन गया। ये तो खुद सोचना चाहिए उनको। आज मैं अशोक लवासा जी का आर्टिकल पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, और उन्होंने जिस तरीके से लिखा है, मतलब वो ज्ञानेश जी को पढ़ना चाहिए, या जिस तरीके से ओपी रावत जी लगातार टेलीविजन चैनल्स में इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी उनको सुनना चाहिए। तो ज्ञानेश जी को खुद तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए ना, चुनाव आयोग को खुद भी गिरेबान में झांकना चाहिए कि लोकता आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए, इसका मतलब तो ये नहीं कि आप अधिनायकवादी बन जाएंगे, आप तानाशाह बन जाएंगे, आप जो चाहेंगे वो करेंगे, ये तो संभव नहीं। और अगर जब लोग बोलेंगे तो बोलेंगे आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जो सार्वजनिक जीवन में है, जो सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए हैं, उनको जनता की आलोचना, तीखी से तीखी आलोचना सहने की ताकत, क्षमता और नैतिक बल होना चाहिए। अगर उनके अंदर नहीं है तो मैं ये मानता हूं कि दे आर इनकैपेबल ऑफ होल्डिंग दैट पोस्ट, इनकैपेबल ऑफ होल्डिंग दैट पोस्ट। मुद्दा सवाल सार्वजनिक नहीं है ना सर, मुद्दा ये है, वो ये कह रहे हैं कि जैसे एसआईआर का इशू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया है। महाराष्ट्र के इलेक्शन का जो रिजल्ट को लेकर, काउंटेड वोट और पोल्ड वोट को लेकर जो था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन पर कोई एक्शन नहीं लिया, या मतलब कोई उसको उस तरह से नहीं किया है। तो मसला ये है कि वो जब कोई बात नहीं हो रही, आप जबरदस्ती इस पर हंगामा करो, ये है, सवाल पूछने पर नहीं है। लेकिन सवाल आप गलत तो नहीं पूछ रहे। नहीं, मुझे नहीं लगता सवाल गलत पूछे जा रहे, और लोकतंत्र के अंदर सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तो गलत भी है तो भी वो लोकतांत्रिक अधिकार, क्योंकि जिस दिन विपक्ष सिर्फ सही सवाल पूछेगा तब तो विपक्ष रहेगा, लेकिन जब उसको गलत सवाल पूछने की आजादी होगी तब वो सही मायनों में लोकतंत्र होगा। ये जो उसको एक दायरे में सिमटने की, क्योंकि ये कौन तय करेगा कि सवाल सही है या गलत, ये कौन तय करेगा? ये अधिकार हम किसको दे दे? चुनाव आयोग को दे दे कि हम आपकी आलोचना नहीं, चुनाव आयोग तो जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ज्ञानी जी तो बड़ा अच्छा काम कर, अगर मैं ये बोलूंगा तो बड़े खुश हो, मैं कहूंगा ज्ञानेश कुमार जी गलत काम कर रहे हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट को तो आप मानेंगे ना, कोई सिस्टम तो मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी क्या आलोचना से परे है क्या? बिल्कुल नहीं आलोचना से परे। तो मेरा यह कहना है कि डेमोक्रेसी डिफाइन होती है बेहुदे सवालों से, क्योंकि अच्छे सवाल तो सभी पूछते हैं, तानाशाही में भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब लोकतंत्र इसलिए है ताकि लोकतंत्र के अंदर लोगों को अपनी जो सरकारें हैं उनसे हर तरीके का सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए। और लोकतांत्रिक अगर आप अपने दिमाग से हैं तो आपको हर तरीके के सवालों से भागना नहीं बल्कि उसका जवाब देना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी का यह अधिकार है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूं, मेरा यह अधिकार है कि मैं प्रधानमंत्री जी को लगातार यह याद दिलाऊं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। जैसे राहुल गांधी का यह लोकतांत्रिक अधिकार है कि मीडिया के लोग जब उनसे सवाल पूछे तो वो उसका जवाब ना दे, उल्टे मीडिया को दोषी ठहराए कि तुम तो गोदी मीडिया। ये कॉन्वर्सेशन लोकतंत्र के अंदर चलते रहना चाहिए। अगर ये कॉन्वर्सेशन रुक जाएगा तो फिर देश के अंदर तानाशाही आएगी।
लोगों को अगर ये सोचना पड़ जाए कि मैं ये सवाल पूछूंगा तो मैं जेल जा सकता हूं, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, या मेरी मेरी इमेज को खत्म किया जा सकता है, मेरे मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तब तो लोकतंत्र नहीं है। फिर तो लोकतंत्र सिर्फ कानून पे है, संविधान पे है, उसका असली इंप्लीमेंटेशन। तो मैं इस लेवल तक जाकर मैं सरकार सवाल पूछने की बात। दूसरी बात, देखिए, यह अधिकार तो भारतीय जनता पार्टी को, हिंदुस्तान के विपक्ष को, जो अभी तक था, जो ट्रेडिशनल विपक्ष था, जो जिसमें समाजवादी लोग, उनको यह अधिकार है ही नहीं। उन्होंने उन्होंने 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिस तरीके से एक फर्जी कागज लेकर राजीव गांधी की सरकार को हटाने का काम किया, लोग देश को गुमराह करने का काम किया। देखिए, ये मेरे जेब में ये कागज है, इसमें वो लोटस नाम का अकाउंट है, और जिस तरीके से बोफोर्स की जो छोटी छोटी वो बनाते थे प्रतिकृतियां, और उसमें से गोला निकलता था, वो कहते थे देखो ये बोफोर्स है, ये लेकर आए। वो सारी बातें तो झूठ थी ना, लेकिन वो बातें इसलिए शायद जरूरी थी क्योंकि इस देश के अंदर 400 एमपी लेकर एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया था, और जब 400 लेकर कोई एमपी प्राइम मिनिस्टर बनता है, तब देश के ऊपर तानाशाही का खतरा पैदा होता है। तो शायद वो जरूरी था उस वक्त, लेकिन लोकतंत्र में चलता है। लोकतंत्र में राजनीति इस पे नहीं होती कि सच्चाई क्या है, राजनीति इस पे होती कि सच्चाई का परसेप्शन क्या है। इट्स नॉट द पॉलिटिक्स ऑफ रियलिटी बट द पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन। विश्वनाथ प्रताप सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी ने 89 के मौके पे वो परसेप्शन बना दिया कि ये सरकार इनकॉम्पिटेंट है। वो अपने परसेप्शन को नहीं बचा पाए, हट गए। और अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने कामयाबी के साथ ये परसेप्शन बना दिया कि मनमोहन सिंह की सरकार देश की आजादी के बाद की सबसे भ्रष्टाचार सरकार है। आज तक अदालत में कहीं साबित नहीं हुआ, ना कॉमनवेल्थ गेम साबित हुआ, ना 2G साबित हुआ, बट लेकिन हो गया। तो ये कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तो ये शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ परसेप्शन बनाया था और बाद में मनमोहन सिंह के खिलाफ परसेप्शन बनाया था। ये तो दोनों बातें भी तो कंट्राडिक्टरी है कि आप कहें कि वीपी सिंह ने ऐसा किया, झूठ था मतलब वो सवाल, और कॉमनवेल्थ को लेकर अरविंद जी ने किया, तो आज आप वहीं पर पहुंच जाएं और उस सरकार को भी बेबुनियाद सवालों पर गिराने की कोशिश करें। देखिए, और फिर मैं गांधीवादी, देखिए मोदी जी सही थे, ये सवाल गलत किए गए थे और गिर गई सरकार। देखिए, आपने जब शुरू में पॉलिटिकल मोरालिटी की बात की, तभी मैंने कह दिया था कि मैं पॉलिटिकल मोरालिटी, राजनीतिक नैतिकता के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि राजनीति शब्द ही नैतिक शब्द नहीं। नहीं, आपने याद किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात, आपने झूठ बोला और अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला और वो साबित नहीं हुआ, तो आज भी आप झूठ बोल के, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, अगर ऐसा होता है और ये सरकार गिर जाती है तो फिर आशुतोष जी 4 साल बाद कहेंगे देखो राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे, मोदी सरकार को गिरा दिया। सही है, सही है। लेकिन ये तो उस मासूम से सवाल पूछना चाहिए जो राजनीति को एक नैतिकता का खेल समझता है। पॉलिटिक्स इज नॉट अ गेम ऑफ मोरालिटी। वो इसीलिए मैंने कहा कि मैं राजनीतिक नैतिकता का पक्षधर नहीं हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पक्षधर हूं, मैं संवैधानिक नैतिकता का पक्षधर। और संवैधानिक नैतिकता ये कहती है कि हमारे नेताओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन राजनीतिक ये नैतिकता ये कहती है कि अगर झूठ बोल के सत्ता मिल जाए, सरकार मिल जाए, तो उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। आपने प्रोग्राम को आखिर में वहां ला दिया कि जहां पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आपने संवैधानिक मॉरलिटी की बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात की और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। आज तो बहस ही सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर चल रही है, तो कहां पहुंच रहे हम संवैधानिक नैतिकता और सुप्रीम कोर्ट के बीच में और सरकार के बीच में जो चल रहा है, गवर्नर को लेकर बहुत सारा हो रहा है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू हो गया जिस पर अभी शायद देश के लोग ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ बहुत गंभीर बहस एक चल रही है इस बहाने। देखिए, लोकतंत्र में समुद्र मंथन तो होते रहना चाहिए ना, विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। भाई लड़ाई किस बात को लेकर हो रही है? लड़ाई इस बात को लेकर हो रही है कि क्या तमिलनाडु के गवर्नर ने संविधान का पालन किया या पालन नहीं किया। उनके पास अधिकार था, इसलिए मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इंपॉर्टेंट है। उनके पास, एक गवर्नर के पास ये अधिकार है कि वो अनंत काल तक विधानसभा के द्वारा पारित किए हुए किसी भी बिल को रख सकते हैं, कहीं कोई वो नहीं है। एक बहुत मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया इस सवाल को लेकर कि जब आपने कहा, मतलब सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हो रही थी, ऐसी मुझे जानकारी मिली, बहुत कंफर्म है कि ये बात हुई कि अधिकार नहीं था उनके पास, 3 महीने से ज्यादा नहीं रखना चाहिए बिल को, और इसलिए उन्होंने स्वीकृति के लिए दे दिया, मंजूरी के लिए दिया। तो कहा गया कि भाई आपके पास 8 साल से केस पेंडिंग रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 5 साल 7 साल, तो फिर उनको बरी कर दें बिना फैसले के। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन पहले इस पर आ जाते हैं। तो जो गवर्नर का जो अधिकार था, वो तो अपने अधिकार का पालन कर रहे थे।
बट क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल है कि एक अनइलेक्टेड आदमी चुनी हुई विधानसभा, लोगों के चुनी हुई विधानसभा के फैसलों को कोई फैसला ही नहीं कर रहा? आप फैसला कर दीजिए ना, हमें आप दो, अच्छा बिल को देखने में आधे घंटे लगेंगे, 1 घंटे लगेंगे। पॉलिटिकल मॉरलिटी का उठा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी में तो वो उसके पास अधिकार है नहीं। मैं अब इसीलिए सवाल उठा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल को स्ट्रिक्ट दायरे में अगर पालन करेंगे तो आप गवर्नर के इस प्रश्न पे सवाल नहीं खड़े कर सकते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये है कि देश के अंदर लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, चुनी हुई सरकारें होती है, और चुनी हुई सरकार विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है, और विल ऑफ द पीपल इज सॉवरेन। तो उस विल ऑफ द पीपल को एक 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 अचुना हुआ व्यक्ति, अनइलेक्टेड आदमी कैसे उसको रोक सकता है? तो संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे वक्त पे जो हमारी संविधान जिस भावना से बना हुआ है उसका पालन होना चाहिए, अन्यथा आप वाकई में उसी संविधान का उल्लंघन करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भाई ये एक तरीके से संविधान की मूल आत्मा का उल्लंघन हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम 3 महीने की कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, स्पिरिट की बात, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम ये कहते हैं कि आप 3 महीने का बंदिश लगा दीजिए। 3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आप ये कानून वैधानिक है या वैधानिक नहीं है, आप उसमें एक फैसला कर लीजिए। इतना ही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आप फैसला नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने कहा अगर 3 महीने के अंदर अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मान लिया जाएगा कि आपकी सहमति उस पर है। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि आप तो 8-8 साल तक आप जो फैसले नहीं करते। बिल्कुल सही तर्क है, लेकिन क्या उसके लिए खाली अदालतें जिम्मेदार है? वो लोग जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्या वो जिम्मेदार नहीं है? आप क्या जो वकील हैं क्या वो जिम्मेदार नहीं है? तो आपका पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है वो जिम्मेदार है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा अदालतें हैं। लेकिन एक गलत काम को सही साबित करने के लिए आप दूसरे गलत काम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, टाइम बाउंड तरीके से अदालतों में जो मामले आते हैं उनके निपटारे की जरूरत है, और ये नैतिकता गवर्नर के अंदर भी होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई चीज आ रही है तो आप समयबद्ध तरीके से उसका निपटारा करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप संविधान का तो पालन कर रहे हैं, लेकिन संविधान की आत्मा के साथ आप कहीं ना कहीं आप बलात्कार कर रहे हैं, वो ठीक बात। चलिए इस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत अच्छी बहस हुई है और बड़े महत्वपूर्ण सवालों पर आपने उसको चर्चा की है, जवाब दिया है। एक चलते चलते बता दीजिए, राहुल जी आजकल बिहार में हैं, कुछ नतीजा निकलने वाला है? काश में ज्योतिष होता तो मैं बता देता लेकिन यह है कि राहुल गांधी का स्टॉक काफी बढ़ा है। कांग्रेस को उससे फायदा होगा, महागठबंधन को भी उससे फायदा होगा। बाकी अगर चुनाव तो आप जानते हैं आखिरी समय तक भी बदलते रहते हैं, लेकिन अगर 2024 के चुनाव के अगर नतीजों को देखें, रेफरेंस पॉइंट माने, तो जो बीजेपी गठबंधन है उसके लिए दिक्कत तो आने वाली है, और काफी दिक्कत आएगी। चलिए देखते हैं, चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, धन्यवाद सर।